हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे चैनल पे स्वागतम और स्वागतम रहेगा भी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पे यूपी बोर्ड से रिलेटेड और नीट से रिलेटेड हर एक प्रकार की वीडियो अवेलेबल कराया जाता है। आज हम लोग देखा जाएगा कि बायोलॉजी का वेरी मोस्ट आईएमपी स्ट्रक्चर, जो ऑल स्ट्रक्चर को देखा जाएगा, जो वेरी मोस्ट आईएमपी करके होगा, इसको हम लोग आज डिटेल में देखा जाएगा, जो आप लोग के क्लास 10 और क्लास 12 के अंतर्गत हो सकता है। और जो ए स्ट्रक्चर यानी चित्र हम लोग देखा जाएगा, इसके अलावा आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में कहीं से नहीं आएगा। ये पूरा पेपर का रिकॉर्ड रहेगा और ये जब आप लोग फिगर को, स्ट्रक्चर को देखेंगे और रीड करेंगे तो आप लोग को इस चित्र के माध्यम से और चैनल के माध्यम से आप लोग को आशा हो जाएगा कि ये जो फिगर यानी स्ट्रक्चर है कितना इम्पोर्टेंट है एग्जाम व्यू से। तो आज हम लोग वेरी मोस्ट आईएमपी करके स्ट्रक्चर को देखा जाएगा, जो 7 से 8 स्ट्रक्चर हो सकता है। तो आप लोग हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आप लोग को इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा, सबसे पहले आप लोग के पास ये वीडियो पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं वेरी मोस्ट आईएमपी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग देखा जाएगा स्ट्रक्चर में सबसे नंबर 1 स्ट्रक्चर रहेगा स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय चित्रण। फर्स्ट नंबर पे रखा गया स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय चित्रण, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा जाएगा। सब के सब फिगर हिंदी में मेंशन किया गया, उसके साथ साथ इंग्लिश का वर्ड भी यूज किया जाएगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट फिगर को देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट फिगर है स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय चित्रण। तो यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा जाएगा। तो इस पे हम लोग आधा पार्ट करके देखा जाएगा, जैसे इसके इधर का पार्ट का जो नाम होगा सेम इधर का भी पार्ट का वही नाम होगा। तो हम लोग एक पार्ट के नाम को देखते हैं डिटेल में, और जो लेफ्ट का पार्ट होगा आप लोग उसी के माध्यम से उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं, फिगर एंड स्ट्रक्चर को रीड करते हैं। और आप लोग एक रफ और कलम ले करके बैठिएगा, और जैसे जैसे फिगर बढ़ता रहेगा आगे, वैसे वैसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा बना करके, क्योंकि आप लोग को यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा स्ट्रक्चर 2-3 आ ही सकता है। तो आप लोग पेंसिल का यूज़ तो मत कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने के लिए कलम से। तो चलिए हम लोग स्त्री जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। तो ये जो इतना पार्ट होता है, सबसे पहले इतना पार्ट को क्लियर करते हैं। इस पूरे पार्ट का नाम है अंडवाहिनी नलिका। ये नलिका होता है, ट्यूब होता है, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब के अंतर्गत कौन कौन सा पार्ट आता है इसको देखा जाएगा। तो सबसे प्रारंभ में जो यहाँ का पार्ट होता है, इसे संकीर्ण पट इस्थमस, हिंदी में संकीर्ण पट बोला जाता है और इंग्लिश में इसी को इस्थमस बोला जाता है। सेम उसके जस्ट नीचे का जो भाग होता है थोड़ा सा उभरा हुआ, इसे एम्पुला यानी हिंदी में तुम्बिका बोला जाता है और इंग्लिश में एम्पुला बोला जाता है। और उसके नीचे कीप की जैसी संरचना होती है, जिसे कीप यानी इनफंडिबुलम बोला जाता है। सेम उसके नीचे उंगली जैसे कुछ प्रवर्ध निकले होते हैं, जिसके माध्यम से अंडाशय को पकड़ा रहता है। तो उस उंगली जैसे प्रवर्त को बोला जाता है झल्लरी, जिसे इसे इंग्लिश में फिम्बरी बोला जाता है। और फिम्बरी के जस्ट कनेक्ट होता है अंडाशय यानी डिंब ग्रंथि, जिसे ओवरी भी बोला जाता है। तो ऐसे ही करके आप लोग इस जो अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, आप लोग लिख करके बार बार इसको नाम को लिखिएगा, तभी ये याद होगा, क्योंकि नाम टफ होता है। तो चलिए फिर एक बार पुनः इस नाम को रिवाइज करते हैं फैलोपियन ट्यूब का। अभी शेष इतना ही पार्ट को देखा जाएगा। तो फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी नलिका के जो फर्स्ट यानी यहाँ का जो पार्ट का नाम है संकीर्ण पट यानी इस्थमस बोला जाएगा। और जस्ट उसके नीचे का जो पार्ट का नाम है एम्पुला यानी तुम्बिका। उसके नीचे कीप की जैसी संरचना होती है, जिसे कीप यानी इनफंडिबुलम बोला जाता है जैसे इंग्लिश में। उसके नीचे उंगली जैसे प्रवर्ध कुछ निकले रहते हैं,
जिसको झल्लरी या फिमरी बोला जाता है। तो इसी तरह करके आप फैलोपियन ट्यूब का पूरा पार्ट का नाम यहाँ पे हो गया। अब जस्ट इसके लेफ्ट साइड में आया जाएगा जिसे यूट्रस यानी गर्भाशय यानी बोग्न यानी फंडस बोला जाता है। उसके बाद से गर्भाशय में देखा जाएगा जो 3 लेयर होता है, गर्भाशय अंतःस्तर होता है और दूसरा गर्भाशय पेशीय स्तर होता है और थर्ड वाले पे गर्भाशय जो परिगर्भाशय के नाम से जाना जाता है। इसको इंग्लिश में फर्स्ट वाले को पेरीमेट्रियम बोला जाता है, सेकंड वाले को मायोमेट्रियम बोला जाता है और थर्ड वाले को एंडोमेट्रियम बोला जाता है। एंडोमेट्रियम ही गर्भाशय के तीसरी लेयर से जाकर के जुड़ा रहता है और गर्भाशय यानी यूट्रस के जस्ट नीचे एक गर्भाशय गुहा पाया जाता है और इसमें जो और नीचे की तरफ आप लोग आइएगा तो इसमें जो ए वाला इस पार्ट का नाम है गर्भाशय ग्रीवा और उसके नीचे ग्रीवानाल होता है और उसके जस्ट नीचे योनि होता है। तो आप लोग ऐसे स्ट्रक्चर के माध्यम से देखिएगा और बार बार इस स्ट्रक्चर को बनाइएगा, याद कीजिएगा नाम को, क्योंकि ये बार बार पेपर में आ चुका है और 2024 के अंतर्गत भी आने की पूरी संभावना रहेगा इस स्ट्रक्चर को। और इसमें देखिएगा जनन स्तर भी होता है, 3 जनन स्तर भी होता है, जो एक एक्टोडर्म होता है और एक मेजोडर्म होता है और एक एंडोडर्म होता है। एंडोडर्म ही जाकर के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम लेयर से जुड़ करके एक न्यूसेसी यानी बेबी बर्थ का निर्माण करता है। तो चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा गया। अब नेक्स्ट यानी सेकंड नंबर पे देखा जाएगा कि सेकंड नंबर पे किसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो सेकंड नंबर पे हम लोग देखा जाएगा नर जनन तंत्र का आरेखी चित्रण यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा जाएगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखने के लिए आप लोग पुनः इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बना करके वीडियो को पॉज करके बार बार नाम को देखिएगा, उसके बाद से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखिएगा। तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा जाएगा सबसे पहले आप लोग ऊपर से चलिएगा, जो ऊपर की तरफ एक नली है जिसका नाम है मूत्रवाहिनी, उसके जस्ट नीचे एक साइड से प्रवर्ध निकला रहेगा जिसका नाम है शुक्राशय और एक गॉल ब्लेडर की जैसे पूरा फूला हुआ संरचना दिखाई देगा जिसका नाम है मूत्राशय। और जो नलिकाएं आकर के वृषण के माध्यम से जुड़ी होती है उस नलिका का नाम है शुक्रवाहक। और एक जो रेड कलर की होती है जो स्खलनीय वाहिनी के नीचे जुड़ी होती है, फूली हुई भाग होता है जिसे एक ग्लैंड्स होता हो, उसका नाम है पुरस्थ यानी प्रोस्टेट ग्लैंड करके होता है। ये जो आपका बड़ा वाला भाग है ये शीर्ष यानी लिंग का भाग है और इसी में नली आती है जिसका नाम है मूत्र मार्ग। और ये जो लिंग की सबसे बाहरी वाले जो ऊपर की भाग होता है इसे शीर्ष मुंड भी बोला जाता है, सबसे बाहरी वाले लेयर को अग्रछद बोला जाता है। तो ऐसे करके इसका पार्ट तो हो गया। उसके बाद से जस्ट ये जो पुरस्थ यानी प्रोस्टेट ग्लैंड्स होता है उसके जो साइड में अस्खलनीय वाहिनी लगी होती है और उसके नीचे साइड में मलाशय होता है जहाँ पे सब मल वगैरह इकट्ठा होते हैं, उसके जस्ट नीचे गुदा होता है और उसमें एक ग्रंथि और लगी होती है प्रोस्टेट ग्रंथि के जगह पर, उसका नाम है कंद मूत्रपथ ग्रंथि। ये देखिएगा इसमें 2 ग्रंथि लगा है, एक प्रोस्टेट ग्रंथि है, कंद मूत्र पथ ग्रंथि लगा होता है। और सबसे नीचे एक वृषण की यहाँ पे संरचना को देखा जाएगा और उसके नीचे वाले शेष भाग को वृषण कोश बोला जाता है। तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स भी हो गया। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग देख चुके हैं और एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख चुके हैं। अब चलिए थर्ड नंबर वाले पर देखते हैं कि थर्ड वाले नंबर पर किसका सिस्टम को देखना है। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को जरा थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और बार बार आप लोग रफ पे कलम के माध्यम से बना करके इस फिगर को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा।
और जैसे ही आप लोग इस फिगर को बनाएंगे तभी आप लोग के बोर्ड एग्जाम में जैसे ही पूछेगा 2-3 नंबर के और 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी स्ट्रक्चर को मेंशन किया गया रहता है। तो आप लोग जब फिगर को बनाएंगे, देखेंगे, समझेंगे और पार्ट बाय पार्ट का नाम याद करेंगे तभी जा करके आप लोग को 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो चलिए थर्ड नंबर वाले पर देखा जाएगा कि थर्ड नंबर वाले पर स्ट्रक्चर का नाम है मानव अंडाणु की संरचना, जो ज़्यादातर फीमेल में होता है मानव अंडाणु की संरचना। चलिए अब थर्ड नंबर यानी मानव अंडाणु की संरचना को देखते हैं। तो इसमें सबसे जो सबसे बाहरी की तरफ इसमें सेल्स जो होता है कोरोना रेडिएटा, इसको ध्यान दीजिएगा। और उसके इस सबसे अंदर के जो भी भाग है इसका नाम है कोशिका द्रव्य। और इसमें बीचों बीच में एक केंद्रक होता है, जो केंद्रक तो यहाँ पे है ही है, और उसके ऊपर एक लेयर होता है यानी कला होता है जिसे पीतक कला बोला जाता है। और पीतक कला के भी ऊपर एक भाग पाया जाता है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा यही एग का सबसे बाहरी लेयर का नाम है, जिसको क्रॉस करके ही स्पर्म इसके अंदर प्रवेश करता है। तो ये आपका हो गया मानव अंडाणु की संरचना। चलिए अब नेक्स्ट संरचना को देखा जाए कि नेक्स्ट संरचना कौन सा है। तो आप लोग पुनः इसको बार बार बना करके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वाले पे देखा जाएगा शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु यानी स्पर्म ऑफ द स्ट्रक्चर्स को देखा जाएगा कि शुक्राणु की संरचना क्या होती है। चलिए अब इसको डिटेल में देखते हैं। तो इसमें देखिएगा शुक्राणु की संरचना में 3 पार्ट होता है। एक शीर्ष यानी हेड होता है, एक मिडिल होता है यानी मध्य होता है, और ये जितना भी पार्ट है नीचे का इस सब का नाम टेल होता है यानी पूंछ होता है। तो शीर्ष में देखा जाएगा जो सबसे ऊपर की तरफ एक झिल्ली पाया जाता है, एक कला पाया जाता है जिसका नाम है जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा झिल्ली जिसे बोला जाता है। और उसके जस्ट नीचे भाग को अग्रपिंडक बोला जाता है। और इसमें भी केंद्रक युक्त कुछ गुणसूत्री पदार्थ पाए जाते हैं। अब ग्रीवा वाले भाग में देखा जाएगा, ग्रीवा वाले भाग में सबसे ज़्यादा मुख्य इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये सब के सब माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो तैरने के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है इस स्पर्म को। ये जो मध्य भाग का होता है मध्य खंड इसे बोला जाता है, और इसके जो गर्दन यानी नेक यानी इसे ग्रीवा बोला जाता है। यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होगा 10 से 14 माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसके नीचे ये जो भी इसके नीचे वाला यानी टेल वाला भाग है वो सब पूंछ है, जो तैरने के लिए आवश्यक होता है। तैरने के लिए आवश्यक होता है, जो ऊर्जा कौन प्रदान करता है तैरने के लिए? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए ये भी आपका स्ट्रक्चर पूर्ण होता है। आप लोग इसको बना करके अच्छा से लर्न कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, याद कीजिएगा, और यूपी बोर्ड एग्जाम में आने की तो पूरी संभावना रहता है। तो देखिएगा ये सबसे पहले ऊपर वाला में क्रोमोसोम पाया जाएगा, फिर न्यूक्लियस भी इसमें ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट फिगर को देखते हैं कि नेक्स्ट फिगर क्या है। अब देखा जाएगा कि नेक्स्ट है मानव में लिंग निर्धारण, कि मानव में लिंग की निर्धारण कैसे होती है इसको देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मानव में लिंग की निर्धारण। तो इसमें देखिएगा एक फीमेल होगी और एक मेल होगा। तो फीमेल का जो गुणसूत्री होता है डबल एक्स होता है, एक्स और एक्स होगा मादा। और जो नर यानी मेल में गुणसूत्रीय जो गुण पाए जाएंगे गुणसूत्र वो एक्स और वाई होते हैं। जो सेक्स के दौरान एक्स एक्स होता है मादा और नर का एक्स वाई होता है। तो मादा का जब युग्मक होगा, जब युग्मक का विभाजन होगा तो 2 युग्मक बनेंगे, एक एक्स यहाँ आ जाएगा और एक एक्स यहाँ आ जाएगा अंडाणु के प्रेजेंट में। और नर में जब युग्मक का निर्माण होगा तो एक एक्स यहाँ आएगा शुक्राणु के तौर पे और वाई एक युग्मक यहाँ आ जाएगा। तो इसमें ए वाला एक्स और ए वाला एक्स दोनों मिलकर के एक्स एक्स बनाएगा, फिर ए वाला एक्स और ए वाला वाई मिलकर के एक्स वाई बनाएगा, फिर ए एक्स मिलकर के ए एक्स
एक्स एक्स बनाएगा, फिर ए एक्स और ए वाई मिलकर के एक्स वाई बनाएगा। तो यहाँ पे 4 संतानें उत्पन्न होंगी, जो 2 नर और 2 मादा यानी 2 मेल और 2 फीमेल। एक्स एक्स मादा यानी लड़की बनेगी, एक्स वाई नर यानी लड़का बनेगा, और एक्स एक्स मादा यानी लड़की बनेगी, फिर एक्स वाई यानी नर यानी लड़का का निर्माण होगा। तो ऐसे आप लोग के मानों में लिंग का निर्धारण किया जाता है। तो आप लोग इसको भी बना करके बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आप लोग के लॉन्ग आंसर और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको बार बार बना करके पुनः कोशिश करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट फिगर को देखते हैं कि नेक्स्ट फिगर अब कौन सा है। नेक्स्ट फिगर देखा जाएगा फीमेल का ही, स्तन ग्रंथि का आरेखीय चित्रण को देखा जाएगा। अब स्तन ग्रंथि का आरेखीय चित्रण को देखते हैं, ये भी एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखा जाएगा ये जो सबसे बाहरी वाला जो पार्ट होता है, इसका नाम है चूचक यानी स्तनाग्र, यानी जिसे निप्पल भी बोला जाता है इंग्लिश में। और इसके जस्ट ऊपर वाले जो भी वाहिनियां होती हैं, जिसे दुग्ध वाहिनी, यहीं से स्रावित होता है और इसी के माध्यम से बाहर निकलता है। और इसमें कुछ फोल्डिंग पाया जाता है, जिसे तुम्बिका भी बोला जाता है। और उसके ऊपर वाले फोल्डिंग को स्तन नलिका यानी एम्पुला बोला जाता है। जो फूला हुआ भाग होता है उसी को एम्पुला बोला जाता है। कुछ कूप की जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे स्तन कूपिका बोला जाता है। और इसमें बहुत ढेर सारी स्तनपाली भी होती हैं। और इसमें फैट पाया जाता है, जिसे वसा भी बोला जाता है। और अब इसके नीचे वाले पार्ट को देखते हैं कि इसके नीचे वाले पार्ट में भी क्या क्या नाम है। तो इसके नीचे वाले पार्ट में देखा जाएगा जो भी सेल्स वगैरह पाए जाते हैं, एरियोला यानी चूचक पृष्ठ होता है सब के सब। और इसमें देखिएगा कुछ पसलियां पाई जाती हैं, जैसे पार्श्विका पसली बोला जाता है। और इनके बीच के स्थान को परसुकाओं के बीच की पेशियां बोला जाता है, जो भी है। और इसके अंदर की पेशी बृहत अंशपेशी यानी पेक्टोरेलिस मेजर बोला जाता है। तो ऐसे करके आप लोग इस स्ट्रक्चर को भी देख लीजिएगा और बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा, जिसे स्तन ग्रंथि का आरेखीय चित्रण भी बोला जाता है। तो इसके पार्ट को आप लोग बना बना करके नाम को याद कीजिएगा। यदि आप लोग को इसका डिटेल पढ़ना है तो हमारे इसी चैनल पे ये जो चैप्टर का पार्ट है, उस चैप्टर को प्रोवाइड किया गया है। आप लोग वहां से आइडियो में बुक को रीड कर सकते हैं, और वहां पर भी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इसको अवेलेबल और उसमें मेंशन किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट फिगर को देखते हैं कि अब नेक्स्ट फिगर कौन सा है, जो आप लोग के एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट पे देखा जाएगा प्रतिरक्षी अणु की संरचना यानी एंटीजन। प्रतिरक्षी अणु की संरचना को देखा जाएगा। इम्यूनिटी के बारे में भी देख लिया जाए तो इसके बारे में देखा जाएगा। इसमें 2 स्थल होता है, एक प्रतिजन बंधन स्थल होता है और एक प्रतिजन बंधक स्थल होता है। तो इसमें एक ये लघु श्रृंखला होता है और ये दीर्घ श्रृंखला होता है, एक छोटा बड़ा। इम्यूनिटी के बारे में और डिटेल में देखा जाएगा, जैसे इसमें जो लगा होता है जिसका नाम एंटीजन यहाँ पे लगे होते हैं। और ये जो साइट्स होता है इसे एंटीजन बाइंडिंग साइट बोला जाता है, जिसे हिंदी में प्रतिजन बंधक स्थल बोला जाता है। और ये जो चेन्स होता है ये हैवी चेन्स बोला जाता है, जो लघु श्रृंखला दीर्घ श्रृंखला में जो कन्वर्ट किया गया है। और इस वाले चेन को लाइट चेन बोला जाता है, इस वाले चेन को लाइट चेन बोला जाता है, और इस वाले चेन को हैवी चेन बोला जाता है। और ये पूरा संपूर्ण स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का है। तो आप लोग इसको बना करके प्रैक्टिस और बना करके बार बार बना करके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और नाम को याद करने की कोशिश कीजिएगा। यदि प्रतिरक्षी या प्रतिजन या एंटीबॉडी जो भी आप लोग के एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग फिगर को बना करके नाम को लिख डालिएगा। यदि लॉन्ग आंसर में या लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है तो वहां पर भी इसको बना दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर यानी चित्र को देखते हैं कि नेक्स्ट चित्र क्या है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखा जाएगा डीएनए अणु की संरचना। ये भी आप लोग के बोर्ड ऑफ एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीएनए अणु की संरचना। चलिए अब इसको देखते हैं कि डीएनए अणु की संरचना क्या है। जो डीएनए अणु की संरचना, इसमें
देखा जाएगा, ये डीएनए स्ट्रक्चर्स को डिटेल में देखा जाएगा। ये जो भी इसमें पेयर्स, दो पेयर्स पाए जाते हैं जिसे बेस पेयर्स भी बोला जाता है। और डीएनए में देखिएगा चार चीज़ें जुड़ करके मिला, एक एडेनिन होता है जो थायमिन के साथ जुड़ी होती है, और एक ग्वानिन होता है जो साइटोसिन के साथ जुड़ी होती है। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है और आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है। तो डीएनए में यूरेसिल के जगह पे एडेनिन पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है, और थायमिन के जगह पे आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। और एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ता है। या इसको अपोजिट कर दीजिएगा कि साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ेगा और थायमिन एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड में जुड़ेगा। और इसका जो भी बैकबोन बना होता है वो शुगर प्लस फास्फेट का बैकबोन इसका बना होता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। एक मॉडल आता है डीएनए की, वाटसन एवं क्रिक मॉडल। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग जरूर बना करके प्रैक्टिस और नाम को याद करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें देखिएगा जो भी ये यहाँ से जो दूरी होती है, एक पीस की दूरी, इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के एक पीस बनाते हैं जिसमें 34 एंगस्ट्रॉन होता है। इसमें 34 एंगस्ट्रॉन होता है, एक पीस की दूरी 10 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के बनाते हैं। इसमें आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जैसे देखिएगा, यदि ये 5 डैश सिरा रहेगा और ये 3 डैश सिरा रहेगा, तो ये आपका 3 डैश सिरा एंड बनेगा और ये 5 डैश सिरा एंड होगा। यहाँ पे यदि ये साइटोसिन का सिग्नल है तो इसके साथ हमेशा ग्वानिन जुड़ेगा। यदि ये ग्वानिन का सिग्नल है तो ये हमेशा साइटोसिन जुड़ेगा। यदि एडेनिन का सिग्नल है तो इसके साथ हमेशा थायमिन जुड़ेगा। ऐसे ही ये बॉन्ड जुड़ता रहता है और बनाता रहता है। इसमें देखिएगा और भी क्वेश्चंस बनता है, जैसे इस डीएनए का व्यास कितना होता है। तो इस डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉन होता है। इसको भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी ये क्वेश्चन बनता है कि डीएनए का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन होता है, और इन दो न्यूक्लियोटाइड की बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए, इस फिगर्स को आप लोग बनाइएगा, पढ़िएगा और अच्छा से याद करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है। तो नेक्स्ट में देखा जाएगा जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट और बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है, बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना को अब देखा जाए कि बीजांड की संरचना क्या है और क्या कहता है ये। तो इसमें सबसे पहले इसमें देखा जाएगा ये जो संपूर्ण एक गोले की जैसी संरचना है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। इसमें जो लेयर बनाइएगा ये मध्य आवरण है और बाह्य आवरण भी और अंत आवरण भी, इन 3 लेयर का नाम हो जाएगा। ये जो सबसे ऊपर वाली भाग रहेगा खाली खाली, जिसे निभाग यानी चलाजा बोला जाएगा, और जहाँ बीजांड जुड़ा रहेगा उसे बीजांड वृंत बोला जाता है, और उसके जस्ट खाली वाले भाग को बीजांड द्वार बोला जाता है। इसमें अब देखिएगा बीजांड वृंत के ऊपर एक पुल पाया जाता है जिसे संवहन पुल बोला जाता है। अब इसमें देखिएगा यहाँ पे 2 करके और यहाँ पे 2 करके, यहाँ पे 3 और 2 5 और 2 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं, और 7 कोशिकाएं का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 7 कोशिकाओं के नाम को अब देखा जाएगा कि कौन कौन कोशिका का क्या क्या नाम होता है। तो देखिएगा ये जो 3 कोशिकाएं होती हैं, 3 कोशिकाएं होती हैं, तो 3 कोशिकाओं को देखिएगा प्रतिमुखी कोशिकाएं बोला जाता है, और जो बीच में 2 कोशिकाएं होती हैं जिसे ध्रुवीय केंद्रक बोला जाता है। तो एक कोशिका नहीं, यहाँ पे केंद्रक का निर्माण हो जाता है। और नीचे वाले को देखिएगा जो ए वाला और ए वाला साइड वाला है कोशिका, इसे सहायक कोशिका बोला जाता है, और जो बीच वाला होता है इसे अंड कोशिका बोला जाता है। और ये पूरे कोशिकाओं को अंड समुच्चय के भी नाम से जाना जाता है, जो अंड कोशिका और सहायक कोशिका के अंतर्गत आता है। चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर यानी चित्र कौन सा होता है, उसको भी देख लिया जाए।
तो आप लोग बार बार बना करके प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर यानी चित्र को देखते हैं कि पराग कोश के अनुप्रस्थ काट जो स्फुटन से पहले का देखा जाएगा, और एक स्ट्रक्चर इसके बाद आएगा जो स्फुटन के बाद का होगा। तो चलिए सबसे पहले पराग कोश के अनुप्रस्थ काट को देखते हैं जो स्फुटन से पहले का कैसा होता है। तो इसको देखा जाए तो देखिएगा ये स्फुटन से पहले का है। इसमें देखिएगा ये जो गोल गोल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिससे संवहन पुल बोला जाता है, और इसके जो सबसे बाहरी वाली त्वचा होती है जिसे बाह्य त्वचा भी बोला जाता है, और इसमें लेयर यानी परत पाई जाती है जो यहाँ पे मध्य परत है, और सबसे उसके अंदर एक टेपिटम पाया जाता है। टेपिटम का काम होता है कि विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करना, और इसमें ये जो संरचनाएं होती है जिसे लघु बीजाणु मातृ कोशिका बोला जाता है। ये जो अंदर की तरफ की संरचनाएं को लघु बीजाणु मातृ कोशिका बोला जाता है, और सारे लेयर यानी परत को जिसे परागकोश भित्ति बोला जाता है। तो ये स्फुटन से पहले का है। तो अब एक और चित्र को देखा जाएगा जो स्फुटन के बाद का चित्र है, उसमें जो परागकण बाहर निकल करके प्रदर्शित करेंगे निकलना, उसको भी देख लिया जाए। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर से यही होगा कि परागकोश के अनुप्रस्थ काट यानी स्फुटन के बाद का स्ट्रक्चर को देखा जाए। तो इसमें देखिएगा ये जो भी परागकण हैं ये बाहर निकल गए हैं लघु बीजाणु से। ये संवहन पुल तो स्ट्रक्चर तो है ही है, और ये बाह्य त्वचा का है, और ये परागकोश भित्ति है। इसमें देखिएगा इस पार्ट का नाम है रंध्रक, और इसमें जो कोश पाया जाता है जिसे परागकोश बोला जाता है। ये भी चित्र को आप लोग बार बार बना लीजिएगा, एक स्फुटन से पहले और एक स्फुटन के बाद क्या दृश्य होता है, इसको बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखा जाए कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर यानी मेंडल वाला है, द्विसंकर क्रॉस को देखा जाएगा। जो आप लोग के यदि द्विसंकर क्रॉस पूछेगा तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में इसको बना डालिएगा। तो सबसे पहले इसमें देखा जाएगा जनक पीढ़ी और युग्मक का निर्माण, और F1 पीढ़ी तक देखा जाएगा, जिसमें एक गोल पीला को लिया जाएगा मटर में, गोल यानी राउंड, पीला यानी येलो, और झुरीदार यानी रिकल्ड, और हरा यानी ग्रीन। तो इसमें इस लक्षण के विपर्यासी लक्षण ये होते हैं। तो इसमें गोल यानी राउंड को डबल R लिया जाएगा कैपिटल में, और उसी का विपर्यासी लक्षण स्मॉल में करके डबल R स्मॉल में लिया जाएगा। फिर जो येलो है पीला, ये कैपिटल को यहाँ पे लिया जाएगा, फिर इसी को स्मॉल में विपर्यासी लक्षण को लिया जाएगा अप्रभावी के रूप में। और इसमें जब युग्मक का निर्माण होगा तो इसका एक R और इसका एक Y इसमें आ जाएगा, और इसमें इसका स्मॉल और स्मॉल Y इसमें आ जाएगा। फिर ये दोनों मिल करके कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y और स्मॉल Y का निर्माण कर लेंगे। अब इन चारों में गुणन होगा, चारों से कोशिकाएं विभाजित होगी। अब इसको देखा जाए कैसे चारों की कोशिकाएं विभाजित होती हैं। तो इसमें देखिएगा कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल Y, ये चार प्रकार की कोशिकाएं बनाएंगी, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल R कैपिटल Y और कैपिटल R स्मॉल Y और स्मॉल R स्मॉल Y। सेम प्रोसेस यहाँ का भी बनेगा। ये जो आप लोग का ये मादा युग्मक है और ये आप लोग का नर युग्मक है। तो इसमें देखिएगा F2 पीढ़ी में कुछ ऐसे आप लोग के पास बॉक्स बनेगा, जो आप लोग को यदि क्रॉस करना रहेगा तो इसका लेक्चर मेंडल के वंशानुगति का नियम जो भी है इसी चैनल पे बुक के माध्यम से रीड कराया गया है, और वहाँ पे स्पष्ट पूरा डिटेल में बताया गया है। आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं कि कैसे इसका एक्सप्लेनेशन और कैसे इसको सॉल्व करना है। इसमें कुछ भी नहीं करना रहता है। सबसे पहले आप इसको यहाँ से ले लीजिए, फिर इसको यहाँ से लीजिए, फिर इसको यहाँ से लीजिए, फिर इसको यहाँ से लीजिए, फिर ऐसे करके कुल 64 प्रकार के ऐसे 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 बनाते रहिए। ऐसे ऐसे करके आप लोग इसको बनाते रहिएगा। चलिए अब इसमें एक फिनोटाइप और एक जीनोटाइप करके क्वेश्चन आता है, उसको देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। तो एक को देखिएगा, एक फिनोटाइप करके जो क्वेश्चन आता है अनुपात पूछता है। तो इसका अनुपात होता है 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1।
इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिनोटाइप का रेशियो होगा 9:3:3:3:1 और जो जीनोटाइप का रेशियो होगा 1:2:2:4 4:1 हो जाएगा, 1:2:1:2:1 हो जाएगा। इसको आप लोग रफ में लिख करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। चलिए आप इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखा जाएगा कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर यानी चित्र क्या है, तो उसको भी देख लिया जाए। तो नेक्स्ट चित्र को देखा जाएगा, मानव में इंसुलिन उत्पादन के चरण यानी कौन कौन से चरण कितने प्रोसेस किया जाता है जिसके बाद इंसुलिन का निर्माण होता है। और शायद ये हमारे इस वीडियो का लास्ट चित्र होगा, तो इसको आप लोग अच्छा से देखिएगा और समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर एक जीवाणु गुणसूत्र इकोलाई बैक्टीरिया यानी एस्चेरिचिया कोलाई को लेंगे और एक मानव कोशिका यानी ह्यूमन सेल्स को लिया जाएगा और इकोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को निकाला जाएगा और एक जीवाणु गुणसूत्र भी होगा जिसके माध्यम से प्रतिबंधन एंजाइम होगा जो काटेगा, कटा हुआ प्लाज्मिड है यहाँ से, और ह्यूमन सेल के एक पार्ट को काट लिया जाएगा जीन के माध्यम से जो इंसुलिन जीन होगा, और ये मानव कोशिका का सेल्स है। तो इसमें क्या किया जाएगा, डीएनए लाइगेज द्वारा तपानुशीलन कराया जाएगा और दोनों को ज्वाइंट कराया जाएगा। जो भी ये कटा हुआ प्लाज्मिड रहेगा इसमें मानव का सेल्स पुनर्योगक डीएनए के माध्यम से जाकर के जुड़ जाएगा और इसमें प्लाज्मिड रहित इकोलाई बैक्टीरिया रहेगा भी। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं कि आगे क्या होता है। और उसके बाद पुनर्योगज डीएनए का गुणन इसमें होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस किण्वन में अभियांत्रिक जीवाणु के पुंज यानी कोलोन यहाँ पे बनेंगे और पुनः पुनर्योजित इंसुलिन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ऐसे करके आप लोग ऑल स्ट्रक्चर यानी चित्र को बना करके नाम को याद कर लीजिएगा और बार बार रफ में बनाने की कोशिश कीजिएगा। जितना बेटर हो सके उतना बेटर बनाइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में चित्र बिना क्वेश्चन होता ही नहीं है। तो आप लोग यदि इस चित्र को डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पे आइडियो में बुक को रीड कराया गया है, आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं और पूरा डिटेल जानकारी वहाँ से भी ले सकते हैं। चलिए तब तक आप लोग बनाते रहिए और इसी चैनल पर इसका MCQ क्वेश्चंस भी अपलोड कराया गया है, आप लोग वहाँ से भी देखिएगा। तो चलिए आप लोग के पसंदीदा स्लाइड को अब लाते हैं जो सबको इंतज़ार ही होता है। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए।